कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान से, जहां एक लड़की फंसी हुई है। उसके पास पानी की एक बूंद तक नहीं बची और ऊपर से तपती धूप उसकी जान लेने पर तुली है। प्यास और थकावट से वो रेत पर गिर जाती है और लगभग मरने की हालत में पहुंच जाती है। तभी उसके साथ मौजूद एक आदमी जमीन खोदता है। उसे एक सूखी झाड़ी मिलती है और वो उसकी जड़ों से निकलने वाला कुदरती पानी लड़की के होठों पर डालता है। इसके बाद कहानी हमें पीछे ले जाती है, जहां हम 14 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेस है। इस समय उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की मौत हो चुकी है। माँ के जाने के बाद ग्रेस पूरी तरह अकेली पड़ गई है। वो घंटों चुप रहती है और समझ नहीं पाती कि आगे क्या करना है। यहाँ पता चलता है कि उसके माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था। तब से वो अपनी माँ के साथ ही रह रही थी और पूरा बचपन उसी के साथ बीता। उसके पिता गैरी एक पैशनेट जियोलॉजिस्ट हैं, जो अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि ज़्यादातर समय अफ्रीका के रेगिस्तानों और पहाड़ों में मिनरल्स की रिसर्च करते हैं। डिवोर्स के बाद से ग्रेस और गैरी के बीच दूरी बढ़ती गई। दोनों की मुलाकात भी बहुत कम हुई और बातचीत भी लगभग ना के बराबर रही। इसी वजह से उनका रिश्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ग्रेस ने बचपन से ही अपने पिता के प्यार और समय की कमी महसूस की है, लेकिन अब माँ के जाने के बाद उसके पास कोई सहारा नहीं बचता। मजबूरी में वो फैसला करती है कि वो अफ्रीका जाकर अपने पिता के साथ रहेगी। इसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक अनजान सफ़र पर निकल पड़ती है। लंबी फ्लाइट के बाद आखिरकार ग्रेस अफ्रीका के एक अनजान शहर में पहुंच जाती है। ग्रेस जैसे ही अफ्रीका पहुंचती है, उसके चेहरे पर घबराहट और अनजान जगह का डर साफ दिखाई देता है। वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होकर चारों तरफ नज़र दौड़ाती है और अपने पिता गैरी का इंतज़ार करने लगती है। दूसरी तरफ हमें गैरी का सीन दिखता है। वो एक बेहद सुनसान और रिमोट रेगिस्तान में अकेला मौजूद होता है। तभी उसके कैंप के रेडियो पर एक अर्जेंट मैसेज आता है कि उसकी बेटी ग्रेस उसे मिलने अफ्रीका पहुंच रही है। ये सुनते ही गैरी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो तुरंत शहर जाने के लिए अपना छोटा प्राइवेट प्लेन तैयार करने लगता है, लेकिन तभी मौसम अचानक खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज़ धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। कंट्रोल रूम से उसे सख्त चेतावनी दी जाती है कि ऐसे मौसम में उड़ान भरना बहुत खतरनाक हो सकता है और उसे इंतज़ार करना चाहिए। मगर अपनी बेटी से मिलने की बेचैनी में गैरी इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तूफान और ख़तरनाक होता जाता है। तेज़ हवाओं के कारण प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। गैरी पूरी कोशिश करता है कंट्रोल बनाए रखने की, लेकिन अचानक इंजन जवाब दे देता है। इंजन बंद होते ही प्लेन तेज़ी से नीचे गिरता है और रेगिस्तान के बीच जाकर क्रैश हो जाता है। यह इलाका स्केलेटन कोस्ट के पास का बेहद सुनसान और ख़तरनाक रेगिस्तान होता है। प्लेन पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन किस्मत से गैरी जिंदा बच जाता है। लेकिन उसका खतरा यहीं ख़त्म नहीं होता। वहाँ कुछ खतरनाक और बेरहम रेबल्स पहुँच जाते हैं। ये हथियारबंद लोग गैरकानूनी तरीके से हीरे ढूंढते हैं और पूरे इलाके पर अपना राज चलाते हैं। जब वे गैरी को ज़ख्मी हालत में देखते हैं तो उसका सामान और आईडी चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो एक जियोलॉजिस्ट है। ये जानकर उनका इरादा बदल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि गैरी उनके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। वो उनसे छिपे हुए डायमंड्स की लोकेशन निकलवा सकते हैं। इसी लालच में वे उसे मारने के बजाय जिंदा कैद कर लेते हैं। अब गैरी पूरी तरह मजबूर हो चुका है। वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में अपनी जान से ज़्यादा अपनी बेटी ग्रेस की चिंता चल रही होती है। दूसरी तरफ ग्रेस अभी भी एयरपोर्ट पर अकेली खड़ी है। वो अपने पिता का इंतज़ार कर रही है, लेकिन घंटे गुजर जाते हैं और कोई नहीं आता। धीरे धीरे शाम हो जाती है और एयरपोर्ट खाली होने लगता है। घबराकर ग्रेस पुलिस के पास जाती है और मदद मांगती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पिता का प्लेन रडार से गायब हो चुका है। ये सुनते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस तुरंत उस मिसिंग प्लेन की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन स्केलेटन कोस्ट का रेगिस्तान इतना विशाल और ख़तरनाक है कि वहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही नज़र आती है। पुलिस की जांच बहुत धीमी चलती है और समय तेज़ी से निकलता जाता है। कई दिनों तक लगातार तलाश करने के बाद रेस्क्यू टीम उम्मीद खोने लगती है। वे ग्रेस के पास आकर साफ कह देते हैं कि इतने दिनों तक उस रेगिस्तान में ज़िंदा रहना लगभग नामुमकिन है। यानी बिना कोई सबूत मिले ही उन्होंने गैरी को मृत मान लिया होता है। लेकिन ग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती।
वो टूट जरूर जाती है मगर हार नहीं मानती। रोते हुए वो फैसला करती है कि वो खुद अपने पिता को ढूंढने जाएगी। वो अब पुलिस के भरोसे नहीं बैठना चाहती, लेकिन एक 14 साल की लड़की के लिए अकेले उस खतरनाक रेगिस्तान में जाना मुमकिन नहीं है। उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो वहाँ के रास्तों और हालात को अच्छे से जानता हो। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ लोकल लोगों से होती है। उनसे उसे कजीरो नाम के एक अनुभवी गाइड के बारे में पता चलता है। लोग बताते हैं कि कजीरो इस रेगिस्तान का सबसे तजुर्बेकार आदमी है और उसे यहाँ जिंदा रहने के सारे तरीके आते हैं। ग्रेस किसी तरह कजीरो तक पहुँचती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। वो हाथ जोड़कर उससे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन शुरुआत में कजीरो साफ मना कर देता है। वो जानता है कि स्केलेटन कोस्ट का रेगिस्तान मौत से कम नहीं है और वहाँ जाना खुदकुशी के बराबर है। वो ग्रेस को समझाता है कि उसे रेस्क्यू टीम की बात मान लेनी चाहिए, मगर ग्रेस अपनी जिद नहीं छोड़ती। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सच्चा प्यार और उम्मीद साफ दिखाई देती है। यही जज्बा आखिरकार कजीरो का दिल बदल देता है। वो इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर सफ़र की तैयारी करते हैं। पानी की बोतलें, ज़रूरी सामान और फर्स्ट एड लेकर वे एक गाड़ी में रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। ग्रेस को अभी अंदाज़ा भी नहीं होता कि आगे उनका सामना कितनी भयानक मुश्किलों से होने वाला है। सफ़र के शुरुआती दिन ही ग्रेस के लिए बेहद कठिन साबित होते हैं। तेज़ धूप और जलती हुई हवा उसके लिए सहना मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखें धूप की चमक से जलने लगती हैं और शरीर थकावट से टूटने लगता है। कजीरो उसे हर कदम पर समझाता है कि यहाँ पानी की हर बूंद की कीमत होती है, उन्हें बहुत संभल कर इसका इस्तेमाल करना होगा। वो उसे रेगिस्तान में जिंदा रहने के तरीके सिखाता है। दरअसल कजीरो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आता है और उसे इस जगह के हर राज पता हैं। वो ज़मीन के निशानों, हवा के रुख और रेत के टीलों को देखकर सही दिशा पहचान लेता है। वो ग्रेस को सिखाता है कि दिन की तपती गर्मी से कैसे बचना है और रात की कड़क ठंड में कैसे जिंदा रहना है। वहीं दूसरी तरफ गैरी उन खतरनाक डायमंड हंटर्स के कब्जे में होता है। रेबल्स का लीडर सौरी उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है। कभी उसे तपती धूप में घंटों बांध कर रखा जाता है तो कभी उसे पानी तक नहीं दिया जाता। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि गैरी उन्हें बताए कि इस रेगिस्तान में डायमंड्स कहाँ छुपे हैं। गैरी समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपनी बेटी तक वापस पहुंचना है तो उसे समय निकालना होगा। इसी वजह से वो चालाकी से काम लेता है और उन्हें गलत जगहों पर खुदाई करने के लिए भेजता रहता है। वो उन्हें झूठी उम्मीद देता है ताकि किसी तरह वक्त खींच सके। उधर ग्रेस का सफर और भी मुश्किल होता जा रहा होता है। गर्म रेत की वजह से उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। हर कदम पर उसे दर्द सहना पड़ता है। कजीरो उसे बार बार हिम्मत देता है ताकि वह टूटे नहीं और आगे बढ़ती रहे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है। प्यास से ग्रेस की हालत खराब हो जाती है। उसके होंठ सूख कर काले पड़ जाते हैं और वह लगभग बेहोश होने लगती है। आखिरकार वह थक कर जलती रेत पर गिर जाती है और आगे बढ़ने से मना कर देती है। वह कहती है कि अब उससे नहीं चला जाएगा, चाहे यहीं उसकी मौत क्यों ना हो जाए। तब कजीरो उसे वहीं छोड़कर आसपास पानी की तलाश में जाता है। वह धूप में एक सूखी झाड़ी ढूंढता है और गर्म रेत को खोदकर उसकी गहरी जड़ों को बाहर निकालता है। फिर पूरी ताकत से उन जड़ों को निचोड़ता है। कुछ बूंदे मिट्टी मिला पानी निकलता है। कजीरो तुरंत वापस ग्रेस के पास आता है और वह पानी उसके सूखे होठों पर डालता है। यही वही पल होता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। उन कुछ बूंदों से ग्रेस की सांसों में फिर से थोड़ी जान आ जाती है। इसके बाद कजीरो उसे समझाता है कि रेगिस्तान में वही लोग मरते हैं जो डरकर हार मान लेते हैं। अगर जिंदा रहना है तो आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। अपने पिता का नाम सुनते ही ग्रेस के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है। वह उठती है और कजीरो के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब ग्रेस पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही। इस खतरनाक सफर ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया होता है। वह अब एक सर्वाइवर बन चुकी होती है। कुछ दिन और सफर करने के बाद उन्हें दूर एक वैली में गाड़ियाँ और एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है। यही वह जगह होती है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये डायमंड हंटर्स का सीक्रेट कैंप होता है। कजीरो अपने बाइनाकुलर से छुपकर उस कैंप को ध्यान से देखता है। उसे वहाँ हथियारों से लैस गार्ड्स नजर आते हैं जो पूरे इलाके में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र कैंप के बीच में बंधे एक जख्मी इंसान पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि गैरी होता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अब उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। वे तय करते हैं कि सीधे हमला करना खतरनाक होगा, इसलिए रात का इंतजार किया जाएगा। जब रात हो जाती है तो कैंप में सन्नाटा छा जाता है। आग बुझ चुकी होती है और ज्यादातर रिबेल्स सो चुके होते हैं। सिर्फ कुछ गार्ड्स ही बाहर गश्त कर रहे होते हैं जो हाथों में बंदूक लिए चौकन्ने खड़े हैं। कजीरो अपने हंटर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए
जमीन पर रेंगते रेंगते कैंप के बेहद करीब पहुंच जाता है। वह पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए कैंप के दूसरी तरफ झाड़ियों में एक पत्थर फेंकता है। आवाज सुनते ही गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और उसी दिशा में जांच करने चले जाते हैं। जैसे ही पहरेदार वहां से हटते हैं, कजीरो और ग्रेस अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेजी से गैरी के टेंट तक पहुंच जाते हैं। गैरी वहां बंधा होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है और सामने अपनी बेटी को देखता है, वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ग्रेस सच में उसके सामने खड़ी है। ग्रेस बिना कोई आवाज किए दौड़कर अपने पिता से लिपट जाती है। इस खतरनाक जगह पर अपनी बेटी को देखकर गैरी भावुक हो जाता है। उस पल में डर, दर्द और प्यार सब एक साथ नजर आता है। तीनों बिना वक्त गंवाए चुपचाप कैंप के पीछे से निकलते हैं और अंधेरे में वहां से दूर भागने लगते हैं। पूरी रात वे बिना रुके चलते रहते हैं और सुबह होने तक कैंप से काफी दूर निकल जाते हैं। अगली सुबह कैंप में हड़कंप मच जाता है। रिबेल्स को पता चलता है कि उनका कैदी भाग चुका है। वे तुरंत गाड़ियों में बैठकर उनका पीछा करने निकलते हैं, लेकिन कजीरो ने भागने के लिए ऐसा रास्ता चुना होता है जो पत्थरों से भरा होता है। वहां कोई साफ फुटप्रिंट नहीं बनते, जिससे रिबेल्स उनका पीछा नहीं कर पाते। खराब और ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से वे भटक जाते हैं और आखिरकार हार मानकर वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ गैरी, ग्रेस और कजीरो एक सुरक्षित जगह रॉकी कैनियन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां बैठकर वे राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार वे इस खतरनाक रेगिस्तान और मौत जैसे हालात से बच निकलते हैं। यहीं इस कहानी का अंत होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब करना मत भूलना।